जी तो बेटा हम पहले देख रहे थे कि सीपीयू किस तरह से डाटा रिसीव करता है। ठीक है, सीपीयू किस तरह डाटा मांग रहा होता है इससे। तो हमने ये देखा कि सीपीयू जो है या ये अपने रजिस्टर्स पे पहले देखता है। ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर से अगर डाटा मिल जाता है तो नहीं मिल जाता तो बटन को नहीं मिलता तो फिर कैश मेमोरी में चला जाता है। कैश मेमोरी में उसी रजिस्टर को देखता है। फायदा बेटा ऐसे नहीं करते। जी स्टूडेंट्स, अच्छा सीपीयू जो है क्या करता है काम। सीपीयू जो है रजिस्टर से डाटा लेता है और उसको प्रोसेस कर देता है। अगर रजिस्टर के अंदर नहीं अवेलेबल तो कैश मेमोरी में जाता है। कैश मेमोरी में नहीं अवेलेबल तो रैम में, और रैम से फिर हार्ड डिस्क में। तो इस सारी बातों को आपको काफी मैं डिटेल में बता दी है। तो अब आगे देखते हैं जाके कि नेक्स्ट क्या होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सेस टाइम रेशियो। बेसिकली यहाँ पे क्या बताया हुआ है, जो टॉप पे जो है रजिस्टर्स, इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी है। उसके बाद आपके पास कैश मेमोरी भी है, फिर मेन मेमोरी आती है। मेन मेमोरी रैम को ही कहते हैं। ठीक है, और इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सॉलरी मेमोरी भी आती है जिसमें मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप होती हैं, लाइक हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये चीजें आती हैं। तो हार्ड डिस्क जो है वो स्लोवेस्ट मेमोरी है। इसकी कई रीजंस हैं, स्लोवेस्ट है इसकी वजह से। और रैम और जो कैश है ये फास्टर मेमोरी है देन हार्ड डिस्क। और रजिस्टर जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट मेमोरी है। अब ये फास्टर मेमोरी है, इसका मतलब क्या है। ये रजिस्टर जो है ये बेसिकली सर्किट से बनते हैं। ठीक है, और कैश मेमोरी जो है बेसिकली वो भी जो इसकी तीन टाइप्स हैं, एक है L1, एक L2 और एक L3 कैश मेमोरी की। ठीक है, तो L1 L2 L3 से बनता है लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 जो है वो आपकी सीपीयू में ही होती है। ठीक है, लेवल 1। और लेवल 2 जो है वो आपकी मदरबोर्ड में होती है, और लेवल 3 भी है वो मदरबोर्ड में होती है। लेवल 1 जो है उसकी जो मेमोरी होती है, कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है। लेवल 2 की कंपैरेटिवली लेवल 1 से थोड़ी सी ज़्यादा कैपेसिटी होती है, लाइक 4 MB हो गया, 6 MB हो गया, 8 MB हो गया वगैरह वगैरह। तो लेवल 3 की जो है वो जो कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की वो भी लेवल 2 से थोड़ी बेहतर होती है। ठीक है, और वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो मेन मेमोरी से डाटा अपने पास सकता है और लेवल 2 को पहुंच करता है, लेवल 2 से फिर लेवल 3 में। तो ये एक्चुअली में काम ऐसे होता है कि रजिस्टर 1 जो है वो लेवल 1 में भी चेक करता है, फिर लेवल 1 से लेवल 2 में। यानी कि ये जो लेवल्स है ना, लेवल 3 से डाटा आपका लेवल 2 में जाता है, लेवल 2 से डाटा आपका लेवल 1 कैश में जाता है। ठीक है, और वहां से फिर आपका रजिस्टर चेक कर रहा होता है इन चीज़ों को। समझा रही है बात। तो ये सारी कहानी है जिसमें आपका पास रजिस्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो टाइम जो है एफिशिएंसी नज़र आती है। ठीक है, एक्सेस टाइम इसका बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद जो है फास्टर मेमोरी जो है वो कैश है, फिर उसके बाद मेन मेमोरी और फिर हार्ड डिस्क है। आई होप आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहली बात, स्टोरेज कंपोनेंट्स में उनके पास दो चीजें आती हैं सीपीयू में। ये सीपीयू क्या है, वो सीपीयू पूरा डब्बा नहीं है जिसको हम कंप्यूटर का बोल देते हैं कि ये सीपीयू है, ऐसा नहीं है। सीपीयू बेसिकली एक चिप है। ठीक है, उस चिप के अंदर ये बातें हो रही हैं सारी की सारी। उस चिप में जिसके ऊपर फैन लगा होता है, अगर कंप्यूटर भी कभी खोल के देखें तो उसके ऊपर फैन भी माउंटेड होता है। और अगर उस फैन को रिमूव करें तो नीचे से एक चिप निकलती है, उसे हम प्रोसेसर बोलते हैं, उसको हम सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू के ना दो तीन कंपोनेंट्स हैं, चार। तो वो कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स जो है, आपके पास स्टोरेज है। सबसे पहले स्टोरेज कंपोनेंट्स है, आपके पास एग्जीक्यूशन है, फिर आपके पास ट्रांसफर कंपोनेंट है, और आपके पास कंट्रोल कंपोनेंट्स है। ये चार तरह कंपोनेंट्स हैं। स्टोरेज कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, आपके पास रजिस्टर आ जाता है, आपके पास कैश आ जाता है। अब कैश मेमोरी जो है वो अब अलग नहीं, मैंने क्या बोला था आपको
कि वो भी सीपीयू का पार्ट है। लेवल 1 कैशे, इसको क्या बोलते हैं, लेवल 1 कैशे। लेवल 2 कैशे वो मदरबोर्ड के ऊपर माउंट होती है, लेवल 3 भी मदरबोर्ड के ऊपर माउंट हुई होती है, ठीक है। तो लेवल 1 कैश जो है वो सीपीयू का हिस्सा होती है। तो डायरेक्ट सीपीयू जो है यूं समझ लें कि आपकी दो पॉकेट्स हैं, फ्रंट पॉकेट और फिर जो एक बैक पॉकेट। तो फ्रंट पॉकेट जो है मैं कह रहा हूँ कि वो रजिस्टर है, और जो बैक पॉकेट है वो आपकी कैश मेमोरी है, ठीक है। तो कैश मेमोरी लेवल 1, सिर्फ लेवल 1 की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि ये सीपीयू के अंदर रिजाइड कर रही होती हैं, सीपीयू के अंदर ही पड़ी होती हैं, इस वजह से इनको ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। और ये फास्टेस्ट मेमोरी है। इसके बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट क्या करता है, ये बेसिकली इसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। डाटा हमारे पास स्टोर्स कंपोनेंट्स के थ्रू आ जाता है, ठीक है। हम डाटा यहाँ से लेते हैं रजिस्टर और कैश से, और उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स के थ्रू हम उस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि एएलयू जो है वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, और वो क्या काम कराता है, वो अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा होता है, लॉजिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है, शिफ्ट एंड रिप्लेस फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब अरिथमेटिक कैलकुलेशन ऑपरेशन कौन से हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। लॉजिकल कौन से हैं, कि ग्रेटर देन कौन सा है, लेस देन कौन सा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद एंड और नॉट जो है वो ऑपरेशन आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। शिफ्ट रोटेट्स में जिसमें आपके बिट्स जो है वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट होती हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर कंपोनेंट्स में क्या आता है आपके पास, बस आ जाती है। बस का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय बस। बस बेसिकली एक आपका ना पाथ है जिसके थ्रू आपका डाटा ट्रेवल करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स की बेस पर आपका जो डाटा है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में आपका डाटा जो है ट्रेवल कर रहा है। जैसे कि रैम है, हार्ड डिस्क है, आपका प्रोसेसर है, इनमें डाटा जो है वो बसेस के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। तो बसेस हमारे पास तीन तरह की हैं, एक डाटा बस होती है, एक कंट्रोल बस होती है, और एक एड्रेस बस होती है, ठीक है। डाटा बस में डाटा आता है, एड्रेस बस में उस वो एड्रेस जाता है जहाँ से डाटा हमने लेना होता है, और कंट्रोल बस जो है वो कंट्रोल सिग्नल प्रोवाइड करी होती है। और कंट्रोल बस जो है उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, या इन सारे कंपोनेंट्स को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, आपका कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। यहाँ से सारे सिग्नल जनरेट हो जाते हैं। कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है हर चीज़ को, यानी यहीं से सिग्नल जनरेट हो रहे होते हैं, डिफरेंट कमांड इशू हो रही होती हैं। ये कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली एक मेजर कंपोनेंट है जो कि कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और उसकी बेस पे सारा काम हो रहा होता है। जिस उसी के बेस पे डाटा आपका आ रहा है, उसी की बेस में डाटा आपका जा रहा है, उसी की बेस में आपकी प्रोसेसिंग हो रही है। यानी कि कंट्रोल यूनिट जो है वो बेसिकली पूरे के पूरे आपके हार्डवेयर को कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये कंट्रोल सिग्नल्स किसके थ्रू प्रोवाइड करता है, कंट्रोल बस के थ्रू प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो बसेस की तीन टाइप्स हैं, ठीक है। नॉर्मली जो कहा जाता है, इसके अलावा सिस्टम बसेस भी हैं, एक्सपेंशन बसेस भी हैं, और जो मेन जो है वो है तीन। एक है एड्रेस बस है, एक कंट्रोल बस है, और एक है डाटा बस, ठीक है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बस के अंदर डाटा आता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और डाटा बस जो है वो डाटा प्रोवाइड करती है। एड्रेस बस में हम एड्रेस पास करते हैं कि कहाँ से डाटा लेकर आना है, ठीक है। तो पास भी तो पता होना चाहिए ना उसे। तो हम एड्रेस बताते हैं कि दिस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर यू गेट द डाटा, ठीक है। वो एड्रेस बस में प्लेस किया जाता है। और फिर कंट्रोल सिग्नल जो है ये कंट्रोल कर रहे होते हैं इन सिग्नल्स को, बेसिकली इन बसेस को और बाकी सारे कंपोनेंट्स को। कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल कंपोनेंट जो है वो कंट्रोल यूनिट जो है सीपीयू का कंट्रोल सिग्नल भेज होता है वाया कंट्रोल बस। समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। बेसिकली ये रजिस्टर फाइल है आपके पास, ये एलयू यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है। तो ये यहाँ तक कंट्रोल यूनिट ही जाना है, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। जी तो सर, जी बेटा। सर अभी आपने बताया कि जो रजिस्टर मेमोरी है वो भी एक स्मॉल एस यानी डेटा को स्टोर करती है जी टेम्पररी, जी और जी कैश मेमोरी भी स्टोर करती है। तो इन बिल्कुल। दिनों दोनों में हमने डिस्टिंक्शन करना हो तो फिर किस बेस पर करेंगे? बेसिकली जो आपकी क्वेश्चन आया है सबर साहब ने किया, जो वो क्या है कि ये कहते हैं कि जी अब आपके पास एक रजिस्टर है और एक है कैश मेमोरी, ठीक है।
तो डिस्टिंक्शन करनी हो तो कैसे हम करेंगे कि कौन सी मेमोरी है कैसी है। बेसिकली जो आपके पास रजिस्टर होता है वो फ्लिप फ्लॉप मेमोरी, बेसिकली ये फ्लिप फ्लॉप के थ्रू बनता है, इस सर्किट के थ्रू, ठीक है। तो इसमें बहुत ही माइनर अमाउंट का डाटा आता है, बहुत ही माइनर, उससे बेहतर जो है डाटा, उससे ज़्यादा अमाउंट का डाटा आपको कैश मेमोरी में आता है, ठीक है। तो वो मल्टीपल यानी उसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा है इससे। ये फ्लिप फ्लॉप है, ये एक बिट स्टोर कर सकता है, ठीक है, या मल्टीपल बिट स्टोर अपने पास स्टोर कर सकता है। इसके अलावा रीड डाटा इसके पास नहीं होता, इस वजह से हमने इसको L1 कैश भी दी हुई है ताकि वहां से डाटा उठा के ये आगे लेकर आ सके। क्लियर हुई बात? मेमोरी के बेस पे इसको ना हम डिस्टिंग्विश करते हैं। जी सर, शुक्रिया। अच्छा, अब हम थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल जानते हैं कि सीपीयू रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम स्पेसिफिकेशन बताइए, पहले से पढ़ लेते हैं। प्रोसेसर जो है इंटेल कोर i3 सेकेंड जनरेशन का है, 370M, और बेसिकली 2.40 गीगाहर्ट्ज। रैम जो है इसमें 8 GB की है, ठीक है। और सिस्टम टाइप जो है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, और x64 बेस कंपाइलर या आपका इसका जो प्रोसेसर है, ठीक है। तो ये मेन चीजें होती हैं इसकी, और ये कैसे हैं हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा मैं बाद में थोड़ी देर में, अभी कर देते हैं, ठीक है। तो सीपीयू जो है सॉरी रजिस्टर क्या है, बेसिकली इज एक्सटेंशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप दैट कैन स्टोर मल्टीपल बिट्स। बेसिकली रजिस्टर जो है ना एक, वो क्या है, वो फ्लिप फ्लॉप से बना होता है और उसकी एक्सटेंशन है जिसमें जो इस काबिल होता है कि आपने मल्टीपल बिट्स को स्टोर करना होता है, ठीक है। मल्टीपल बिट्स यानी 1001 वगैरह, इस तरह से ना मल्टीपल बिट्स को अपने पास स्टोर कर सकता है। तो रजिस्टर जो है आर कॉमनली यूज एज ए टेम्परेरी स्टोरेज इन प्रोसेसर, ठीक है। टेम्परेरी स्टोरेज के लिए डाटा रखने के लिए ना, अपने पास टेम्परेरी डाटा रखने के लिए प्रोसेसर जो है इस रजिस्टर को यूज करता है। क्यों यूज करता है? बिकॉज दे आर फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट देन अ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, क्योंकि एक तो वो आउटसाइड ऑफ सीपीयू है, और इसके अलावा उसको एक्सेस करने में उसका जो एक्सेस टाइम है वो ज़रा ज़्यादा होता है निस्बतन इसके। तो चूंकि ये एक छोटी मेमोरी साथ ही पड़ी होती है तो इसका एक्सेस टाइम भी बहुत कम है, इसलिए ये फास्ट है और कन्वीनियंट है। इन्हीं बेसिस पे इसको कन्वीनियंट और फास्ट बोला गया है देन अ मेन मेमोरी एंड अदर मेमोरीज। मोर रजिस्टर्स कैन हेल्प स्पीड अप कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, यानी जितने ज़्यादा रजिस्टर्स आपके सीपीयू के अंदर होंगे, आपकी जो रजिस्टर्स हैं या आपकी जो कैलकुलेशन हैं वो स्पीड अप हो जाएंगी, ठीक है। कैलकुलेशन किस तरह से, यानी कि फर्स्ट करें एंड गेट लगा हुआ है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल टू 0, यानी 1 एंड 0 की कॉम्बिनेशन क्या होती है? 0 हो जाती है, ठीक है। 1 1 की कॉम्बिनेशन 1 हो जाती है, 0 की कॉम्बिनेशन 0 हो जाती है, और 0 1 की कॉम्बिनेशन वो भी 0 हो जाती है, यानी कि बड़ी जल्दी से परफॉर्म करेगा इन चीज़ों को। तो ज्यादा रजिस्टर जो है वो स्पीड अप कर देते हैं आपकी कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को। ये कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने सिंपल बताइए, कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, काफी इंक्रीज कर देते हैं अगर ज्यादा रजिस्टर्स हैं। लेकिन जितने जितने ज्यादा रजिस्टर होते हैं उस तरह से आपकी सिस्टम की कॉस्ट भी इंक्रीज होना शुरू होती है, वो कॉस्ट वेरी कर रही है, ठीक है। रजिस्टर साइज इज मेजर इन बिट्स। आमतौर पे आपका रजिस्टर साइज है ना वो बिट्स पर मेजर किया जाता है कि कितने बिट्स का आपका रजिस्टर है। तो मॉडर्न कंप्यूटर में भी है 64 बिट रजिस्टर साइज। आमतौर पे क्या होता है कि आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उसमें 64 बिट रजिस्टर साइज है। जैसे यहाँ पे अगर आप ये ऊपर देखें तो सिस्टम टाइप में 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है। मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो ये यहाँ पे जो है ना 8 GB जो है आपका मेमोरी है, और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स 64 बेस प्रोसेसर। एक्स 64 बेस प्रोसेसर का क्या मतलब है कि इसका रजिस्टर साइज जो है वो 64 है, या इसका यूं से मिले इंस्ट्रक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो 64 बिट है। दो तरह के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, एक 32 बिट का होता है, एक 64 बिट का होता है, और दो मशीन होती हैं, एक 32 बिट की होती है और एक 64 बिट की होती है। तो यहाँ पे 64 बिट्स का डाटा का मतलब है कि 64 बिट्स को प्रोसेस कर सकता है एट अ वन टाइम, ठीक है। वन टाइम में आपके पास 64 बिट का रजिस्टर जो होता है वो आपका डाटा जो है वो भेजता है सीपीयू को फॉर द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। समझ आ रही है बात कि 64 बिट्स जो हैं वो जाती हैं एक वक्त में प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास, ठीक है, और वो इस पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको प्रोसेस कर देता है 64 बिट्स को। और 32 बिट्स का मतलब है 32 बिट्स जा रही है। समझ आ रही बात? अलग
ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आगे में हम बात करते हैं रजिस्टर की टाइप्स कौन सी हैं। ठीक है, तो इसकी टाइप्स दो तरह की हैं, एक जनरल पर्पस रजिस्टर है और एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं और स्पेशल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल जानेंगे लेकिन बाद में। तो फिलहाल हम ये देखते हैं यूजर एक्सेसिबल एंड नॉट यूजर एक्सेसिबल, ये क्या चीज़ है। ठीक है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स जो है नॉर्मली हम इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये वो मेमोरी एरियाज हैं, ये वो एरियाज हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी काम में लाने के लिए। लाइक जैसे आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर होता है, रैम में जाके डिक्लेयर होता है, राइट। आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो या सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, तो आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वेरिएबल कहाँ पे जाता है, सी रैम के अंदर जाके स्टोर हुआ होता है। ठीक है, उसके लिए एक पर्टिकुलर जगह होती है जहाँ पे वो स्टोर हुआ होता है, और उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है और उसका एक नाम आपने दिया होता है फर्जी तौर पे, लाइक मार्क्स। तो मार्क्स के नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर 80 नंबर या 80 वैल्यू जो है वो पड़ी हुई है, और ये कहाँ पे पड़ी है, ये आपकी रैम में पड़ी है। ठीक है, तो बेसिकली हम रैम को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम रैम को वहां से एक्सेस नहीं कर सकते जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, मौजूद है या रन हो रहा है। समझाई बात? मैं यूजर एक्सेस एंड नॉट एक्सेसिबिलिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन करूँ। तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर नॉर्मल वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है रैम के अंदर, तो क्या होगा, आप एक नॉर्मल रैम जो एक्सेसिबल वैल्यू होगी उसी में एक्सेस करोगे, एक्सेसिबल जो स्टोरेज होगी उसको एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आपका कंप्यूटर जो है वो लोड हुआ हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी लोड हुआ हुआ है और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाकर आप वो किसी भी तरह के पंगे लो या किसी भी तरह के जो है उसको एक्सेस करने की कोशिश करो, तो ये इलीगल ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो चीज़ें रिजर्व्ड होती है ना, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो रनिंग स्टेट में होता है, उसके लिए मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है ना, वो बेसिकली एनेबल करता है आपको, इंश्योर करता है कि कोई दूसरा प्रोसेस आके बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा, बीच में अपनी मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स के अपना डाटा, अब आपने देखा होगा कि आप अपने मोबाइल फोन में व्हाट्सएप भी ऑन करते हो, आप फेसबुक भी ऑन कर रहे होते हो, यही काम आप कंप्यूटर में भी कर रहे होते हो, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपका डाटा इधर से उधर होता है, क्योंकि हर डाटा की अपनी एक स्पेस होती है। इसी तरह से जो रजिस्टर्स होते हैं इनकी भी अपनी एक स्पेस है, जिसको जनरल पर्पस बोला गया और एक को बोला गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस जो है वो उन्होंने खुली छोड़ दिया कि यूजर एक्सेस कर सकता है ड्यूरिंग कोडिंग। कोडिंग के दौरान हम नॉर्मली असेंबली का कोड लिखते हैं जब, तो हम इन रजिस्टर्स को यूज करते हैं। वो रजिस्टर बेस रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर हैं, बेस रजिस्टर वगैरह इस तरह के रजिस्टर्स हैं। वो स्पेशल पर्पस सॉरी जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर को हम कहते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो स्पेशली चीज़ों के लिए होते हैं। आपने शायद पढ़ा हो प्रोग्राम काउंटर के बारे में, आपने शायद पढ़ा हो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बारे में, आपने शायद पढ़ा हो MBR के बारे में, MAR के बारे में, मैग्नेटिक बफर रजिस्टर, मैग्नेटिक सॉरी मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, इनका शायद आपने नाम सुना हो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में। तो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ये बेसिकली क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है, उसको फिर डिकोड किया जाता है, यानी उसको तोड़ा जाता है, उसको समझा जाता है, और फेच कहाँ पे से किया जाता है, मेमोरी से। ठीक है, तो मेमोरी से MAR रजिस्टर जो है वो क्या करता है, वो आपका एड्रेस पुट करता है और उस पर्टिकुलर मेमोरी का एड्रेस, उस जगह का एड्रेस रखा होता है जहाँ से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ने आना होता है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, वो हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वो पर्पज रजिस्टर्स हैं जो स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हैं। ठीक है, इनको हम एक्सेस नहीं कर सकते, हम इनको अपनी प्रोग्रामिंग के में वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इनको खुद से कोई वैल्यू एक्सेस नहीं दे सकते। जनरल पर्पज रजिस्टर के अंदर हम अपना डाटा भी सेव करवा सकते हैं, जैसे वेरिएबल में करवाते हैं। तो इसको बोलते हैं यूजर एक्सेसिबल, और स्पेशल पर्पज को बोलते हैं यूजर नॉट यूजर एक्सेसिबल। समझ आ गई बात की? अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप काइंडली क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ लेने से। एनी क्वेश्चन? अदरवाइज मैं फिर आगे चलूँ। नो सर। ओके, नो सर। ठीक है जी। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ गया, बाइनरी लॉजिक एंड बाइनरी लॉजिक गेट्स।
अब हम हमारा जो चैप्टर है 1 वो कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने हेक्साडेसिमल और ये वो बाइनरीज और ये सारा कुछ देखा था, वो सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा जो है ना थोड़ा थ्योरेटिकल और समझने वाला पार्ट आ गया, और इसमें भी इंशाल्लाह आपको मदद होगा, ठीक है। तो ये है आपका बाइनरी लॉजिक या डिजिटल लॉजिक। अच्छा, इसमें करते क्या है, बाइनरी क्या है, 1 एंड 0 बाइनरी करते हैं, ठीक है। तो बाइनरी लॉजिक कंसिस्ट ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल्स एंड लॉजिक ऑपरेशंस। क्या होता है कि आपके पास बाइनरी वेरिएबल्स हैं या बाइनरी या लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, ठीक है। बाइनरी वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट हैज टू वैल्यूज, 0 मींस लो एंड 1 मींस हाई। यहाँ पे 0 मींस ऑफ एंड 1 मींस ऑन, यानी 0 मींस ट्रू, सॉरी फॉल्स, एंड 1 मींस ट्रू, ठीक है। हम इसको मल्टीपल नाम दे सकते हैं, हाई लो कह सकते हैं, ट्रू फॉल्स कह सकते हैं, यस नो कह सकते हैं, मतलब इस तरह के ना डिफरेंट नाम दे सकते हैं। ये इनकी वैल्यू है बेसिकली हाई लो, 1 एंड 0 बेसिकली इसकी ये वैल्यू होती है। ये 1 एंड 0 चेंज नहीं होते, बाकी इनके नाम आप अपनी मर्जी से जैसे भी रख लें, या किसी को हाई कहना है, किसी को लो कहना है, वगैरह वगैरह, बिट हाई हो रही है, बिट लो हो रही है, वगैरह वगैरह। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो एक कंटिन्यूस सिग्नल के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, कि इस जगह पर अगर ये डायग्राम देखें डिजिटल सर्किट्स के साथ, तो यहाँ पर आपके पास शुरू में जो डाटा है, शुरू में जो पिक्चर है, उसमें आपको जो वेव फॉर्म नजर आ रही है ये कंटिन्यूस फॉर्म में है, ये डिजिटल फॉर्म में नहीं है। लेकिन इसी की कंटिन्यूस की वेरिएशन जो है, या इसका जो वेरिएंट है डिजिटल सिग्नल में, वो भी दिया गया, जिसमें बिट हाई हो रही है शुरू में और फिर लो हो जाती है, फिर हाई हो रही है फिर लो हो रही है। इस तरह से ये काम हो रहा है, यानी कि ये डिजिटल सर्किट है। यानी इनपुट और आउटपुट में हम बुलियन एक्सप्रेशंस को यूज करते हैं और बुलियन अलजेब्रा को यूज करते हैं, ताकि हमारा डाटा जो है हमें पता चल सके कि क्या है। तो लॉजिकल ऑपरेशन को आमतौर पर यूज किया जाता है। तो 3 तरह के हमारे पास बेसिक लॉजिकल ऑपरेशन हैं, एक है एंड, एक है और एक है नॉट। तो ये 3 हमारे पास एंड और नॉट है, 3 तरह के, क्लियर। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं एंड और नॉट। एंड गेट जो है, ठीक है, अब एंड गेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या काम करता है और कैसे करता है। तो एंड गेट इज अ वन ऑफ द बेसिक गेट्स दैट कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म एनी लॉजिक फंक्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिक गेट है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई लॉजिक फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। और इसके आउटपुट्स जो हैं वो भी देखेंगे किस तरह से हैं। और इसमें क्या है कि एंड गेट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड परफॉर्म व्हाट इज नोन एज ए लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये क्या करता है, इसकी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स होती हैं, ठीक है, और ये लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये कोई एडर फंक्शन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन बना रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। एंड गेट जो है किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हो रहा है। कैसे होता है अभी थोड़ी देर बाद में देखते हैं। तो इसकी इनपुट कितनी हो सकती है, 2 हो सकती हैं या 2 से ज्यादा हो सकती हैं, मिनिमम 2 होंगी, 2 से ज्यादा जितनी भी आप कर लें, ठीक है। द टर्म गेट इज यूज टू डिस्क्राइब अ सर्किट दैट परफॉर्म अ बेसिक लॉजिक ऑपरेशन। तो हम एंड को गेट क्यों बोलते हैं, गेट इसलिए बोलते हैं कि ये एक बेसिकली सर्किट है। ये देखें अगर डायग्राम में, तो ये एक सर्किट ड्रॉ हुआ है, ठीक है। बेसिकली ये एंड गेट है जिसकी बैक साइड पे 2 इनपुट्स आ रही हैं और फ्रंट साइड पे एक आउटपुट निकल रही है। तो ये सर्किट जो है बीच में जो डी टाइप बना हुआ है सर्किट, ये इन 2 इनपुट्स को मैनिपुलेट करके इनको इन पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करके आगे इसका रिजल्ट निकालता है, जो कि एक आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो टर्म गेट जो यूज टू डिस्क्राइब अ सर्किट दैट परफॉर्म बेसिक ऑपरेशंस एंड एंड गेट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट। वही बात होगी कि एंड गेट जो है वो उसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। और स्टैंडर्ड लॉजिकल सिंबल ऑफ एंड गेट इज, कि जो स्टैंडर्ड लॉजिकल सिंबल है ना एंड गेट का, वो क्या है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वे है वो क्या है, वो स्टैंडर्ड वे जो है, स्टैंडर्ड सिंबल जो है एंड गेट का, वो ये है कि आपने डी बनाना है और बैक साइड पे 2 इनपुट दे देनी है और आगे एक आउटपुट दे देनी है, तो ये एंड गेट बन जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका सिंबल है एंड गेट का। अगर कभी भी आप देखें ये सिंबल और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा गेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंड गेट है, ठीक है। और इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है या क्या ऑपरेशन है, ये किस तरह से रिजल्ट निकालता है, ये आप देखने जा रहे हैं कि ये रिजल्ट क्या निकालता है, इस पर कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं,
और ये कैसा कैसा रिजल्ट निकाल रहा है। तो एंड गेट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट ओनली व्हेन ऑल द इनपुट्स आर हाई। क्या होता है कि एंड गेट जो है ना वो हमेशा हमेशा नहीं, सॉरी, एंड गेट जो है वो हाई आउटपुट प्रोवाइड करता है जब आपकी सारी की सारी आउटपुट, चाहे वो दो हैं या दो से ज्यादा, वो हाई होंगे। हाई का मतलब क्या है, वन। ठीक है, आपकी वन होगी। तो जब आपकी दोनों या सारी इनपुट, अगर दो इनपुट है तो दोनों की दोनों, और अगर तीन है तो तीनों, चार है तो चारों, यानी जितनी भी इनपुट्स हैं वो आपकी हाई होंगी, तभी आपका हाई रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इनपुट्स आपकी हाई आएंगी यानी वन वन आएंगी, तभी आपके पास आउटपुट में वन मिलेगा, अदरवाइज आपको वन नहीं मिलेगा। तो व्हेन एनी ऑफ द इनपुट इज लो, द आउटपुट इज लो। क्या होता है कि जब कोई भी इनपुट जो है वो लो होगी, तो कोई भी इनपुट, यानी कि अगर दो इनपुट्स हैं, एक हाई है और एक लो हो जाती है, तो आपकी आउटपुट जो है वो डेफिनेटली लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। So therefore, the basic purpose of AND gate is to determine whether when certain conditions are simultaneously true. तो क्या होता है कि ये बेसिक पर्पज जो है AND गेट का, वो क्या है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो सर्टेन कंडीशन जो है वो एक साथ ट्रू होनी चाहिए। कुछ कंडीशन जो है वो ट्रू हों सेम, तब हम ये यूज करते हैं एंड गेट को। ठीक है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि गोल्ड मेडल उस स्टूडेंट को मिलेगा जो ना तो कभी अपनी थ्रू आउट लाइफ में या थ्रू आउट डिग्री प्रोग्राम में फेल भी नहीं हुआ होगा, और उसका ग्रेड जो है वो ए से अबव होगा। तो ये दो कंडीशन हैं। अब दो कंडीशन है, अब इसकी पूरी डिग्री प्रोग्राम चेक की जाएगी कि फेल तो नहीं हुआ किसी में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, सबको चेक किया जाएगा। और इसके अलावा फिर ये चेक किया जाएगा कि ये जो स्टूडेंट है जिसको गोल्ड मेडल मिलना है, वो उसको जो है जो आपका ग्रेड है वो कितना है, ए से ऊपर है या नहीं, फाइनल में जो आपका CGPA है वो ए से अबव है या नहीं है, या ए ग्रेड है या नहीं है। यानी ये कंडीशंस को चेक कर रहे हैं बेसिकली, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस को साइमल्टेनियसली एक साथ हमें ट्रू करना ना हो, तब रिजल्ट इसका ट्रू पैदा होगा या ट्रू क्रिएट होगा। ठीक है, तो सारी इनपुट्स अगर ट्रू आएंगी, इन सारी कंडीशंस जो मैंने अभी बताई हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, इसमें सबको ट्रू वैल्यू आएगी। और फिर उसके बाद अगर आपका ग्रेड भी फिर ट्रू है हर सब्जेक्ट में, तो आपका फिर गोल्ड मेडल बनेगा। ठीक है, या फिर आपको एक आउटपुट मिलेगी, फिर वो वैल्यू ट्रू होगी। समझाइए बात। तो इसमें हम सारी डिटेल्स में एंड लगाकर सबकी वैल्यू को कंबाइन करते हैं और उसका फिर रिजल्ट निकालते हैं। और एंड रिजल्ट तभी ट्रू देता है जब उसकी सारी इनपुट ट्रू हों। अगर एक भी इनपुट फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी लो आ जाएगा, हाई नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर ए टू इनपुट एंड गेट, output X is high only an input when inputs A, B are high. X is low whether when either A or B is low or when both A और B is low. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि ये एंड गेट है, इसमें चार तरह के आपके पास फिगर है, पिक्चर है। तो पहले में क्या है, आपके पास एक इनपुट आ रही है वो भी लो है, दूसरी इनपुट आ रही है लो आ रही है, तो रिजल्ट क्या आएगा, वो भी लो आएगा। अब एक इनपुट हाई आ रही है दूसरी फिगर में, ठीक है, दूसरी पिक्चर में, तो एक इनपुट जो है वो हाई आ रही है, दूसरी इनपुट जो है वो लो आ रही है, तो फिर रिजल्ट क्या होगा, लो होगा। ये देखें, ये हाई आ रही है और ये लो आ रही है, तो रिजल्ट क्या होगा, ये आपका लो हो जाएगा। समझ आ गई बात, ये लो हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगर यहाँ पे देखते हैं आप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी अगर लो है और इधर हाई आ रही है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लो आएगा। क्यों लो आएगा, क्योंकि ये एंड गेट है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, 1 into 0 ये बना देगा 0। समझा गई बात। तो बंद करने के लिए दोनों इनपुट्स को हमें हाई करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, एंड गेट के साथ काम करना है ना, तो फिर उसकी बात माननी है। तो वो क्या कहता है, भाई मुझे दोनों इनपुट्स हाई चाहिए तभी मैं हाई होऊंगा, तो ये अब ऐसे इस तरह से हाई होगी। क्लियर, चलें अब आगे देखते हैं।
एंड गेट ट्रुथ टेबल। एंड गेट ट्रुथ टेबल में क्या होता है, ए बी और एक्स, ठीक है। ये एक साइड पे आपके पास ए है, दूसरी साइड पे आपके पास इनपुट बी है और ये आउटपुट एक्स है। तो पहली जो है 2 पावर 0 करें तो 1, यानी 0 1 0 1, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी क्लास में कि आपने इनपुट्स कैसे लेनी होती हैं। 2 की पावर 0 करें तो 1 है यहाँ पे, 2 की पावर 1 करें तो यहाँ पे 2 है। तो 0 स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 के ऑल्टरनेटिव एक 0 आएगा एक 1 आएगा, एक 0 आएगा एक 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 करें तो 2 है, तो मतलब कि 2 0 आएंगे। स्टार्टिंग हम हमेशा 0 से करते हैं, 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये चार बेसिकली इसके दो हैं तो चार कॉम्बिनेशन होती हैं इसकी, ठीक है। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1। तो ये चीज़ आ रही है आपके पास। तो 2 पावर 2 4 है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं 3 इनपुट्स के साथ, ठीक है। ये एक ट्रुथ टेबल है जिसमें 3 इनपुट्स यूज हुई हैं। अब 3 इनपुट्स यूज हुई हैं तो इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 2 पावर 3 करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे 2 की पावर 0 लें, सी में हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, तो राइट साइड से शुरू करेंगे, राइट राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो क्या है, यानी लो सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाएंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट से। तो सी से हमने स्टार्ट किया तो 2 पावर 0 1, तो 0 1 0 1 0 1 इस तरह से आ गया। और यहाँ पे 2 पावर 1, तो 2 पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0, यहाँ पे 2 पावर 3 सॉरी 2 पावर 2 क्या होता है 4। तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और ये 2, तो 2 इंटू 2 4, तो 4 0 4 1, इस तरह से हमने काम करना है, ठीक है। अब ये सबको मल्टीप्लाई करके देख लो, कोई भी सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी एक आपको 1 नजर आ रहा है और कहीं पे भी एक आपको 0 नजर आ रहा है, यानी कि एक पूरी लाइन के अंदर का अगर आपको एक भी 0 नजर आ रहा है तो आउटपुट क्या है 0 होगी। कोई भी 0 1 नजर आ रहा है तो आपको आउटपुट 0 होगी। यहाँ पे देखें आप एक ही 0 है तो भी हमारे पास आउटपुट 0 है, और कोई भी 0 नजर ना आए और 1 1 नजर आए तो आपके आउटपुट 1 है, ठीक है। क्योंकि ये हाई वोल्टेज पर ही वैल्यूज आपको 1 देता है, ठीक है। अब आपने 4 बिट का ना एक टेबल जो है वो बनाना है और उसमें आपने बनाकर देखना है इसका कि कैसा बनता है, ठीक है। अब आगे हम टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं एंड गेट की। टाइमिंग डायग्राम क्या है इसकी, टाइमिंग से क्या मुराद है, टाइमिंग से ये मुराद है कि एक टाइम में आपके पास जो, अब देखें ये ए है और ये बी है और ये इसकी आउटपुट एक्स आ रही है, ठीक है। तो ए में फर्स्ट करो ये टाइम है, ये T1 T2 T3 T4 या T5, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे मैं ना आपको डिस्टर्ब करता हूँ, ये चीज़ है। ये देखें, ये अगर आप देख रहे हैं T1 है, ये आपके पास T2 है, ये आपके पास T3 है, ये आपके पास T4 है और ये T5 है। तो ये टाइम्स हैं, ठीक है। फर्स्ट करो 1 मिली सेकेंड का टाइम है, 2 मिली सेकेंड का टाइम है, वट एक इस मिली सेकेंड में क्या हो रहा है, दो इनपुट्स एंड गेट को मिल रही हैं और वो क्या है 1 और 1। तो ये 1 और 1 अगर यहाँ पे रखें और इधर से जो आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, जो ये आ रही है आपके पास यहाँ पे 1 and 1 मेक्स 1, यानी वोल्टेज हाई आ रही है, 2 आ रही है। एक अब आपका ए जो है सिग्नल वो 0 हो गया है और बी जो है वो 1 ही आ रहा है। तो 1 इंटू 0 क्या बना, टाइम 2 में T2 में आपके पास 0 बन गया, ठीक है। आगे आपके पास टाइम T3 के अंदर ए वोल्टेज फिर से हाई होगी और बी हाई की हाई चल रही है अभी तक, तो वो भी T3 में 1 इंटू 1 क्या हो गया 1। अब